हेलो दोस्तों, मैं संजय कुमार। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लासेस देखना शुरू कर चुके हैं। आज इथिक्स के अंदर 2023 के पर्चे का कैसे आंसर लिखा जाए, इस पे मैं चर्चा कर रहा हूँ। मूलतः जो भी खेल है, बार बार कहता हूँ, आंसर लेखन का ही। जब तक आंसर लेखन दुरुस्त नहीं होगा तो आपका रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व एग्जामिनर के पास क्या लेके होता है? आंसर लेखन। और यह चैनल इसी काम के लिए समर्पित है और पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि मैं उन सारे लोगों को आंसर लिखना सिखा सकता हूँ, अच्छा करा सकता हूँ, जिन लोगों की मुख्य परीक्षाओं में 100, 200, 250 तक अंकों से जो पिछड़ रहे हैं, उनके लिए ये चैनल बहुत काम का है। इसलिए आइए, जुड़िए और देखिए, ट्रिक को समझिए। इसके रिटन पीडीएफ भी आप देखिए, जज कीजिए, खुद दिखाइए मित्रों से, सफल मित्रों से, या किसी विश्वविद्यालय के में जो शिक्षण से जुड़े लोग हैं, जो लोग एक अलग माइंडसेट से कॉपी का अवलोकन करते हैं कि स्टेज की कॉपी कैसी होनी चाहिए, तो फिर आपको पता चलेगा। तो आज बात कर रहा हूँ नैतिक निर्णय लेने के संदर्भ में। जब कानून, नियमों और अधिनियमों की तुलना की जाती है तो क्या अंतरात्मा की आवाज़ अधिक विश्वसनीय मार्गदर्शक है? चर्चा कीजिए। तो कल ही मैंने जब बुनियादी बातें पढ़ा रहा हूँ तो उसमें आपको बताया था कि मैं उन सारे टर्म को डिफाइन कर रहा हूँ जो अलग अलग परीक्षा में, सिलेबस में, सब जगह जिसका वजूद है, जिसका रिप्रेजेंटेशन है, जिसकी शानदार उपस्थिति है। तो अंतरात्मा की आवाज़ में बता चुका हूँ। तो अब ये देखिए कि एक क्वेश्चन में एक डिबेट है। ये मूलतः आपके सिलेबस में सीधे अंतरात्मा की आवाज़ की बात नहीं है, लेकिन कानून, नियम, अधिनियम, इसके इकाई 6 में इसकी चर्चा है। लेकिन जब सिलेबस का जब हम माइक्रो एनालिसिस करते हैं तो जो चीज़ें निकली है वही बुनियादी बातें के अंतर्गत मैंने रखा है, जो श्रृंखला चल रही है। अब सवाल ये है कि नियम, अधिनियम की तुलना में अंतरात्मा की आवाज़ अधिक विश्वसनीय मार्गदर्शक है। चर्चा की। आपको अब फैसला करना है। फैसला कहाँ है? तो दो प्लेयर यहां पे खड़ा हो रहा है। एक कौन प्लेयर खड़ा हो रहा है? तो कानून, नियम और अधिनियम, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशन। और उसकी लड़ाई किससे हो रही है? अंतरात्मा की आवाज से हो रही है। एक पूरा मूर्त है, कानून, नियम, अधिनियम रिटेन है, उसको कोई देख सकता है, कोट कर सकता है, समझ सकता है। ठीक इसके विपरीत अंतरात्मा की आवाज अमूर्त है। तो कभी भी अमूर्त चीज से मूर्त की जब तुलना होती है तो उस पर भारी मूर्त पड़ेगा। मूर्तता इसीलिए प्रदान की जाती है कि उसकी व्याख्या केवल मन गढ़ंत ना हो जाए, उसकी व्याख्या सापेक्षता हो, लिख पे हो, और उन सारे फैसलों का एक पूरा संदर्भ होता है। क्योंकि अंतरात्मा की आवाज की जो सबसे बड़ी डिमेरिट है कि वो देश, काल, परिस्थितियों से बहुत जल्दी परिवर्तित हो जाता है। बिल्कुल हार्मोनल अगर डिस्टरबेंस है तो उससे अंतरात्मा की आवाज बदल जाती है। आखिर निगेटिव ही सही, नकारात्मक ही सही, लेकिन जो कोई जीवन में सुसाइड करता है तो अंतरात्मा की आवाज ही होती है उसकी, जो उसको सुसाइड करने के लिए बताती है। तो केवल मेरिट नहीं है अंतरात्मा की आवाज में। अंतरात्मा की आवाज में भावना, स्नेह, परिस्थितियां, भय से भी प्रभावित होने लगती है अंतरात्मा की आवाज। दबाव, स्ट्रेस से भी अंतरात्मा की आवाज होती है। चूंकि
जो भी अपराध भी किया जाता है, क्राइम भी किया जाता है, हीनियस क्राइम, वन टाइमर क्राइम, जैसे अखबारों में पढ़ते हैं कि पहली बार कोई आदमी गुस्से में बेटे को गोली मार दिया, गुस्से में कोई ऐसा काम कर लिया, तो वो भी अंतरात्मा की ही आवाज़ उसकी होती है, क्योंकि गाइड वही कर रहा है, काउंटर उसके ब्रेन में नहीं हो रहा है, वो लड़ाई नहीं हो रही कि इट इज़ रॉन्ग, वो बहुत आगे चला जाता है कि नहीं डू इट, यही करना है, यही निर्णय पे पहुंचता है वो, सब कुछ जानते हुए भी। तो लेकिन एक सिविल सर्वेंट के लिए केवल अंतरात्मा की आवाज़ पे अगर उसको छोड़ दिया जाए, उसके निर्णय को सही करार दिया जाए, अंतरात्मा की आवाज़ कहीं ना कहीं छौंका लगाने का काम करता है कानून, अधिनियम और विनियम। उसमें बिल्कुल जैसे खाने में आप नमक डालते हैं, उस ढंग से अंतरात्मा की आवाज़ है। लेकिन सर्वे सर्वा उसमें हो और इस पे लिया गया निर्णय उत्तम हो, ये सर्वथा गलत है, ये भूल कोई ना करे। अब इसको लिखने का मैंने जो दृष्टांत लिया कोल वर्क का, या जिसको कोहल वर्क भी कहते हैं, कि जिसके स्टेजेस हैं मनुष्य के नैतिक विकास के, मॉरल डेवलपमेंट के की अवस्थाओं में उसने बांटा है, जिसमें वो कहता है कि मॉरल डेवलपमेंट भी होता है और साथ के साथ कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होता है, संज्ञात्मक विकास जिसे वो पढ़ता लिखता है। ठीक इसके विपरीत जीन पियाजे ठोस कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात कर जाते हैं, संज्ञात्मक विकास की बात कर जाते हैं। तो ये कहता है कि चरणों से गुजरने के बाद मॉरल डेवलपमेंट में एंट्री मिलती है किसी चीज को, तो अंतरात्मा की आवाज की मिलती है। इस बात को स्वीकारता है कोलबर्ग का सिद्धांत, और उस आवाज से व्यक्ति निर्देशित होता है, उस आवाज से लोग अच्छे काम को करते हैं अधिकांश, और उसी से जीवन बहुत लोग अपने निर्णय लेने में उसको समाहित करते हैं। लेकिन यहां एक पेंच है कि अगर, क्या पेंच है, तो आखिर कानून, नियम या अधिनियम की तुलना में इसकी अमूर्तता, आत्मा की आवाज की अमूर्तता प्रकट नहीं स्पष्ट रूप से होती है। तो हो सकता है कि उस पर संदेह उत्पन्न हो, उसकी विश्वसनीयता लोगों के लिए सहज स्वीकार्य ना हो, तो एडमिनिस्ट्रेशन में बात फंस जाएगा कि भाई आप अंतरात्मा की आवाज़ पे काम कर दिए और उसके पीछे कुछ दिख नहीं रहा है, तो चीज़ें एक पक्षीय हो जाएंगी, निंदा उस चीज़ की होगी, और जो पूरा एक इथिक्स का फ्रेमवर्क है, नैतिकता की का या मॉरल का जो एक प्रारूप है, उसको धक्का लगेगा। अब इस बात को मैं समझाने के लिए बहुत छोटा बॉडी बनाया हूँ, इंट्रो भी इसका छोटा बनाया हूँ, बॉडी भी छोटा बनाया हूँ, क्योंकि इस चर्चे में मैं अधिक से अधिक बातों को निष्कर्ष के रूप में लाना चाहूँगा। तो इसमें क्या बनाया है कि केवल अंतरात्मा की आवाज पे कोई भी डिसीजन लेना आपके सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी के ऊपर सवाल खड़ा करेगा। उसके साथ कई बार ऐसा लगेगा कि आप कानून, अधिनियम, विनिमय का उपयोग नहीं कर रहे हैं, यानी आप मनमौजी कर रहे हैं। अब कैसे कर रहे हैं? क्योंकि 100% आत्मा अंतरात्मा की आवाज का तो कोई साक्ष्य सामने नहीं आएगा, देयर इज नो एनी एविडेंस, नहीं आएगा। तो निष्कर्ष में हमने क्या लिखा कि कानून, नियम, अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि यह बाध्यकारी होता है और इसके अनुपालन न करते वाले को दंडित किया जाता है। लेकिन अंतरात्मा की आवाज नैतिक एक बुनियादी मूल्य है, और कई बार ऐसा है कि उसके लिए दंड की भी व्यवस्था नहीं है और उसके लिए बाध्यता नहीं है कि आप हर काम अंतरात्मा की आवाज से करें या सुने। लेकिन कानून से बाहर जाएंगे, अधिनियम से बाहर जाएंगे,
तो आपको क्या होगा कि आप दंड में भी आएंगे और आप दोषी करार देंगे, क्योंकि वो बिल्कुल मूर्त है, लिखित है और उसका परिणाम सबके सामने आ सकता है। दूसरी बात है कि बहुत बड़े स्कॉलर ने हंस केल्सन कहते हैं कि कानून और नैतिकता के मापदंड अलग होते हैं, इसके स्टैंडर्ड अलग है। तो जब इसके स्टैंडर्ड अलग हैं तो इसके परिणाम भी अलग होंगे। इनके साथ हम जाना चाहेंगे, क्योंकि इसलिए स्टैंडर्ड अलग है कि कानून बिल्कुल पालन करना है और कहीं ना कहीं व्यक्तिशः पर्सन टू पर्सन नैतिकता के मापदंड बदलते हैं। तो ये भी एक पचड़ा फंसेगा। फिर दूसरे स्कॉलर से मैं कुछ मांग रहा हूं, थॉमस एक्विनास, बहुत बड़े स्कॉलर हैं। इनका मानना है कि अंतरात्मा की आवाज में कई बार तीव्र संवेग, वेग, भावना, ये सारी चीजें रॉ बहुत होता है। अंतरात्मा की आवाज प्योर और फाइन थिंग नहीं है, इसमें गुस्सा भी होता है, पूर्वाग्रह भी होता है, ढेर सारी चीजों के प्रभाव में वो चलता है। इसलिए अंतरात्मा की आवाज को केवल इतनी प्राथमिकता नहीं दी जा सकती, इतनी छूट नहीं दी जा सकती है कि उसके अंदर काम किया जाए, क्योंकि वो कोडीकृत नहीं है, कोडिफाई नहीं है, और लॉ कोडिफाई होता है। अंत में अपना निष्कर्ष कि मैं सहज स्वीकारता हूं कि किसी भी निर्णय में अंतरात्मा की आवाज अधिक विश्वसनीय मार्गदर्शक नहीं हो सकता है। मार्गदर्शक हो सकता है, लेकिन सर्वे सर्वा नहीं हो सकता, अति विश्वसनीय नहीं हो सकता है। एक सवाल ये है। दूसरा सवाल, इसका बी खंड पे हम आते हैं। सत्यनिष्ठा प्रभावी शासन प्रणाली और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अनिवार्य है। प्रोबिटी, उसको भी सत्यनिष्ठा ही कहा जाता है, यूपीएससी का ट्रांसलेशन है। इंटीग्रिटी कहे नहीं तो प्रोबिटी इज एसेंशियल फॉर एन इफेक्टिव सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये हमारे सिलेबस का पहले यूनिट में भी इसका सवाल है, और ये 7th यूनिट में भी इस टॉपिक की ओवरलैपिंग वहाँ मिलता है। ये सिलेबस से उठाया गया है। कई बार बहुत सूक्ष्म विश्लेषण पे लगता है कि सिलेबस से बाहर कई चीज़ें होने लगता है, लेकिन मेरा दावा है कि इथिक्स ही एक ऐसा पेपर है जिसमें सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं हो सकता। चूंकि इसका सिलेबस जितना लिखा हुआ है उससे बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, तो इसके दायरे से बाहर कुछ भी नहीं हो सकता है। एक बात सवाल पूछता है कि प्रोबिटी प्रभावी शासन प्रणाली और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए, तो 3 बातें पूछता है कि इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो सब कुछ आ गया। समाज में जो डेवलपमेंट होता है, समाज का जो निर्माण होता है, वो सोशियो इकोनॉमिक साथ चलता है। और इफेक्टिव शासन एक प्रशासक की नियुक्ति का ही वजह है, उसका ठोस कारण है कि क्यों चेक एंड बैलेंस का जो सिद्धांत है कि शासन में होना चाहिए, तो इसीलिए तो किया जाता है। तो इसकी विवेचना कीजिए। अब हम चलते हैं थोड़ा, चूंकि बहुत एस्टैब्लिश फैक्ट है तो प्रोबिटी को समझते हैं। प्रोबिटी को डिक्शनरी में पहले ढूंढना होता है ऐसे शब्दों के लिए। तो मेरियम वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार प्रोबिटी लैटिन शब्द है प्रोबस से निकला है, जिसका अर्थ है ईमानदार। इसका तात्पर्य है आजमाई हुई और सिद्ध ईमानदारी। कैसी ईमानदारी? प्रूवेन ऑनेस्टी, प्रूवेन इंटीग्रिटी। उसके बाद सत्यनिष्ठा से शासन और सामाजिक विकास के संदर्भ में सत्यनिष्ठा के कई कारणों से, कई वजहों से
इसकी आवश्यकता है। शासन में ईमानदारी से क्या होता है कि जनता का पहला विश्वास शासन के प्रति होता है, और शासन का पहला और आखिरी उद्देश्य यही है कि जिसके लिए है ये व्यवस्था, खासकर लोकतांत्रिक समाज में, उसको कॉन्फिडेंस में लेना। उसे जब लगेगा ही नहीं तो कैसे समझेगा कि शासन के हम अभिन्न अंग हैं, हम शासन से अलग नहीं हैं, हम ही देश के सब कुछ हैं। क्योंकि अल्टीमेटली हमारा संविधान लोगों के प्रति समर्पित हो जाता है, लोगों के लिए। जब उससे लोग का भला नहीं होगा और लोगों को सुख शांति नहीं मिलेगी तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि शासन में ईमानदारी से क्या होता है कि आपसी आस्था बढ़ती है, विश्वास बढ़ता है, और उससे शासन सुचारू रूप से चलता है, उसकी शिथिलता खत्म हो जाती है। दूसरी बात है, ईमानदार निर्णय लेने के लिए आपको पारदर्शी होना होगा। पारदर्शी होने से क्या होगा, संसाधनों का डिस्ट्रीब्यूशन, संसाधनों का वितरण ठीक ढंग से होगा। संसाधनों का वितरण ठीक ढंग से होगा तो समाज में क्लेश कम होगा। जो भी संसाधन हैं और उसका वितरण अगर सोसाइटी के बीच होना है तो सोसाइटी के लिए सबसे ज़रूरी है कि उस वितरण में किसी ढंग की बेईमानी नहीं होनी चाहिए, और वो कैसे वितरण हुआ ये क्लियर होना चाहिए। चाहे आप कोई सब्सिडी दे रहे हैं, चाहे वो किसी को पैसा दे रहे हैं, कभी स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, किसी चीज़ के लिए, तो उसमें पूरी वजीफा दे रहे हैं, स्कॉलरशिप दे रहे हैं, पारदर्शिता होना चाहिए। तीसरी बात, सामाजिक आर्थिक संदर्भों में निवेशक एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी अगर आस्था नहीं है, अल्टीमेटली उदारीकरण के बाद बहुत बड़ा रोल है हमारे आर्थिक चीज़ों में लोगों का इन्वेस्ट करना। अगर वो चीज़ों के प्रति संतुष्ट नहीं है, सुरक्षित नहीं है, तो उसका कहीं ना कहीं रुकावट होगी और उसका प्रभाव समाज के विकास में पड़ेगा। तो तीनों चारों एंगल से ये बहुत जरूरी है। इसका निष्कर्ष निकलता है कि सत्यनिष्ठा न केवल एक नैतिक अनिवार्यता है बल्कि एक प्रभावी सामाजिक आर्थिक विकास के लिए व्यवहारिक आवश्यकता भी है। एक न्यायपूर्ण, पारदर्शी, जवाबदेह प्रणाली की नींव रखना और विश्वास बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी है। इसके अतिरिक्त इससे समाज में शांति बनती है, इससे निवेशक आकर्षित होते हैं और अंततः ये मंगलकारी होता है। तो कहीं ना कहीं सत्यनिष्ठा, प्रोबिटी इन गवर्नमेंट, मंगल कामना, सबका भला हो, सब सुखी रहे, इस बोध से चलती है। तो जय हिंद। चैनल अच्छा लगा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, थोड़ा सहयोग कीजिए। जय हिंद।